हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज विश्वजीत सिंह एंड यू आर वाचिंग स्नैपसॉल्व। आज जो है हमने जो सीरीज स्टार्ट की थी, पहले मैंने बताया था उसमें पिछले वीडियो में आपको कि अब हम लोग जो है नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम लोग इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करेंगे, कुछ ट्रिक्स देखेंगे केमिस्ट्री में आसान करने के लिए टॉपिक्स को, और साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है उनको डिस्कस करेंगे। तो आज जो है हम लोग फर्स्ट चैप्टर जो है हमारे केमिस्ट्री का केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस, उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। साथ में अभी आपको मैं कुछ टॉपिक्स बताऊंगा जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इस बार के बोर्ड एग्जाम्स के लिए। तो रेडी रहिए। और अब तक आपने अगर स्नैपसॉल्व का ऐप इंस्टॉल नहीं किया है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे जाके आप इंस्टॉल करें। इंस्टॉल करने से क्या होगा कि आपके जितने भी डाउट्स हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, जिस भी सब्जेक्ट में आपको जो भी डाउट है, आपको बस एक स्नैप लेना है, एक पिक्चर लेना है उस डाउट का, और आपको इंस्टेंटेनियस वीडियो सॉल्यूशन उसका मिल जाएगा, जिससे आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले जो आपको पता होना चाहिए कि इस चैप्टर से कितने मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हर बार जो है लगभग जो है 5 मार्क्स का क्वेश्चन जो है इससे आता है। कभी कभी 4 नंबर का भी आया है, पर लगभग जो अगर आप पिछले क्वेश्चंस को आप देखें तो 5 नंबर का क्वेश्चन जरूर आपको मिलता है। 5 नंबर का एक क्वेश्चन नहीं मिलता है। ठीक है, इसका जो मैक्सिमम क्वेश्चन का वैल्यू है वो 3 मार्क होता है, 2 नंबर में आता है, 1 मार्क में भी आता है। ठीक है, 5 नंबर का क्वेश्चन इससे नहीं पूछा जाता है, पर टोटल जो क्वेश्चन होंगे 2 क्वेश्चन होंगे, एक 3 नंबर का, एक 2 नंबर का, तो 5 नंबर हो ही गया। ठीक है, तो इस तरह से इससे पूछा जाता है इस चैप्टर से, तो लगभग 5 मार्क्स का पूछा जाता है। तो हॉट टॉपिक्स कौन कौन से हैं जिसको मतलब आपको पढ़ना एकदम इंपॉर्टेंट है? जैसे स्टूडेंट सोचते हैं कि इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है। ठीक है, तो देखिए, ऐसे तो कोई भी टॉपिक छोड़ना नहीं है, पर ये टॉपिक्स कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिनसे ये ऐसे टॉपिक्स हैं जिनसे क्वेश्चंस बहुत बार रिपीट हुए। जैसे एक्शन ऑफ वाटर ऑन क्विकलाइम, इसका रिएक्शन, ठीक है, क्या चेंजेस आते हैं जब भी आप केमिकल रिएक्शन पढ़ रहे हैं। तो वहाँ पे आपको 2 चीज़ें तो हमेशा पता होनी चाहिए कि कोई भी रिएक्शन होते समय ऑब्जर्वेशन क्या हुआ। ठीक है, वो ऑब्जर्वेशन हुआ और उसका रीजन क्या है, उस ऑब्जर्वेशन का क्या रीजन है, उस ऑब्जर्वेशन का रीजन जो होगा वो उसका केमिकल रिएक्शन होगा। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें, एक तो ऑब्जर्वेशन, कोई अगर चीज़ हो रहा है, कोई आपको केमिकल चेंज देखने को मिल रहा है, तो आप क्या देखें वहाँ पे। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, एक कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, उसमें हमने आयरन नेल डिप किया हुआ है, तो कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन है वो ब्लू कलर का होता है ना। तो जब आप उसमें आयरन नेल डिप करते हैं और बहुत देर तक उसको छोड़ देते हैं, तो धीरे धीरे क्या होता है, उसका ब्लू कलर फेड होता है और धीरे धीरे उस पर ग्रीन कलर आ जाता है, उस सॉल्यूशन का कलर ग्रीन हो जाता है। तो ये उसका क्या हुआ, ऑब्जर्वेशन हुआ। अब उस ये रीजन क्या है इस ऑब्जर्वेशन का? इस ऑब्जर्वेशन का रीजन ये है कि जो हमने उसमें क्या डाला था, उसमें आयरन नील डाला था, तो उसमें जो आयरन एटम्स थे उसने कॉपर एटम्स को डिस्प्लेस कर दिया और फेरस सल्फेट का सॉल्यूशन वहाँ फॉर्म कर लिया, इसलिए उस सॉल्यूशन का कलर ग्रीन हो गया। तो ये जो आप अभी हमने बताया कि आयरन ने कॉपर को डिस्प्लेस किया, ये केमिकल रिएक्शन हो गया और यही उसका रीजन हो गया उस ऑब्जर्वेशन का। तो दोनों चीजें आपको पता होनी चाहिए, ऑब्जर्वेशन भी और रीजन भी, यानी उसका केमिकल रिएक्शन भी। ठीक है, तभी जाके इस चैप्टर का यही पूछा ही जाता है। अभी हम क्वेश्चंस भी आपको दिखाएंगे तो उसमें ज्यादातर क्वेश्चन आपको ऐसे ही मिलेंगे, ऑब्जर्वेशन और केमिकल रिएक्शन पूछा जाता है। ठीक है, तो यहाँ टॉपिक्स देखिए, क्विकलाइम का पे वाटर का क्या एक्शन है। दूसरा, फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स को जब हम हीट करते हैं, फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स को जब हम हीट करते हैं तो हमको क्या मिलता है। ठीक है, आयरन नील्स को जब हम कॉपर सल्फेट में रखते हैं, अभी मैंने बताया था भाई, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में जब हम आयरन नील्स को डिप करके रखते हैं तो क्या चेंजेस आते हैं। दोनों चीजें पता होनी चाहिए, ऑब्जर्वेशन और रीजन, यानी केमिकल रिएक्शन भी। इसके बाद रिएक्शन बिटवीन सोडियम सल्फेट एंड बैरियम क्लोराइड, ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ना। ये डबल डिस्प्लेसमेंट प्रेसिपिटेट रिएक्शन है। ठीक है, कॉपर सोडियम सल्फेट और बैरियम क्लोराइड का। और रेडॉक्स रिएक्शन, कोरोजन एंड रेंसिडिटी। ठीक है, इससे तो एक क्वेश्चन पूछ ही लिया जाता है हर बार। ठीक है, इसका मतलब क्या कह सकते हैं कि इसके एप्लीकेशन से पूछा जाता है। जैसे चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन गैस क्यों होता है, क्यों होता है, आप कमेंट कीजिए। ठीक है, अगर आपको पता है आंसर तो कमेंट कीजिए, नहीं पता है तो वीडियो में बने रहे, लास्ट में तो पता लगेगा ही। ठीक है, तो ये हमारे थे हॉट टॉपिक्स। तो अब हम लोग
प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यहाँ डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चंस बोर्ड में पूछे गए हैं। इन क्वेश्चंस को देखने से आपको क्या पता लगेगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो बने रहिए वीडियो में। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ, स्ट्रॉन्ग हीटिंग ऑफ फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ ब्राउन सॉलिड, लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ ब्राउन सॉलिड एंड टू गैसेस। राइट द केमिकल रिएक्शन एंड स्टेट द टाइप ऑफ रिएक्शन, स्टेट द टाइप ऑफ रिएक्शन। ठीक है, देखिए ये जो क्वेश्चन है ये 2020 का क्वेश्चन है, मतलब जस्ट पिछले ईयर ये क्वेश्चन आया है एक बोर्ड्स में। तो पूछा जा रहा है कि स्ट्रॉन्ग हीटिंग करने पे फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स को अगर हम स्ट्रांगली हीट करते हैं तो उससे एक ब्राउन सॉलिड फॉर्म होता है और साथ में दो गैसेस निकलते हैं। देखिए ये ऑब्जर्वेशन ये खुद बता रहा है। ठीक है, कभी कभी क्या होगा कि स्ट्रॉन्ग हीटिंग ऑफ फेरस सल्फेट, ठीक है, डायरेक्ट पूछा जाएगा इफ वी हीट फेरस सल्फेट स्ट्रांगली व्हाट ऑब्जर्वेशन विल बी वी गेट। ठीक है, एंड राइट द केमिकल रिएक्शन, स्टेट द टाइप ऑफ रिएक्शन, ये सब कुछ एक साथ पूछा जा सकता है। पर यहाँ पे ऑब्जर्वेशन हमको पहले ही दिया हुआ है। ठीक है, अगर हमको ऐसा क्वेश्चन आए कि स्ट्रॉन्ग हीटिंग ऑफ फेरस सल्फेट में क्या ऑब्जर्वेशन है, तो हम यही लिखेंगे कि स्ट्रॉन्ग हीटिंग ऑफ फेरस सल्फेट्स लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ ब्राउन सॉलिड एंड टू गैसेस। ये इसका ऑब्जर्वेशन हो गया। अब पूछ रहा है इसका केमिकल रिएक्शन लिखिए और टाइप लिखिए। देखिए ये केमिकल रिएक्शन तो जरूर आपको पता होना चाहिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ठीक है, तो इसको अगर हम देखें यहाँ तो फेरस सल्फेट है FeSO4। ठीक है, इसको हीट करना है, स्ट्रांगली हीट करना है, तो स्ट्रॉन्ग हीटिंग लिख दीजिए, स्ट्रॉन्ग हीटिंग। चलिए हीट किया तो क्या होगा, ब्राउन सॉलिड फॉर्म होता है। ब्राउन सॉलिड क्या है, Fe2O3। ठीक है, इसके साथ दो गैसेस रिलीज होते हैं। वो दो गैसेस कौन से हैं, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड। ये दो गैसेस हैं। कभी कभी नेम द गैसेस भी बोलता है, ठीक है, या नेम द प्रोडक्ट, जोड़ लीजिए इसके साथ, नेम द प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो देखिए इसके नेम्स क्या होंगे। इसके नेम्स प्रोडक्ट के, अगर नेम ऑफ प्रोडक्ट हम पहले लिखें या सिर्फ प्रोडक्ट हेडिंग दे के लिख सकते हैं। ठीक है, मतलब जैसे हमको पूछा गया है हम आंसर देते जाएंगे। ठीक है, Fe2O3 है, देखिए ये नहीं लिखना है, सिर्फ मार्क्स कट जाएगा। ठीक है, इसका जो नेम है वो लिख दीजिए। आयरन, वैलेंसी क्या है आयरन का 3, आयरन 3 ऑक्साइड। ठीक है, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड। ठीक है, तो ये हो गए हमारे प्रोडक्ट्स। अब पूछ रहा है टाइप ऑफ रिएक्शन, तो टाइप ऑफ रिएक्शन तो जरूर आपको पता होगा, ये तो मतलब बहुत ही आसान टाइप है रिएक्शन का। देखिए जब भी हमको टाइप ऑफ रिएक्शन पूछेगा तो पहले जो हमारे 4 मेन टाइप्स हैं, ठीक है, कौन कौन से, कॉम्बिनेशन, डीकंपोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, उनमें से ही हमको चुनना है। ठीक है, अगर उनमें से कुछ नहीं मिल रहा है तो रेडॉक्स रिएक्शन पे आइए। ठीक है, इन पांचों में से ही आपको चुनना है रिएक्शन का टाइप। इसके अलावा जो दूसरे टाइप्स हैं जैसे एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक, ये सब बाद में रखना है। ठीक है, पहले हमको इन चारों में से चुनना है। ठीक है, मेन जो हमारे 4 टाइप हैं, कॉम्बिनेशन, डीकंपोजिशन, डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट। तो देखिए यहाँ पे एक ही रिएक्टेंट है, एक रिएक्टेंट से 3 प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, तो ये पता ही होगा आपको कौन सा रिएक्शन है ना। एक रिएक्टेंट जो है वो स्प्लिट अप हो रहा है 3 प्रोडक्ट्स में, तो कौन सा रिएक्शन है, डीकंपोजिशन। ठीक है, डीकंपोजिशन रिएक्शन है ये। अब डीकंपोजिशन में भी कौन सा, थर्मल डीकंपोजिशन। ठीक है, थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन है, इसको इसी तरह से आपको लिखना है। तो ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है, अब है यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, ये भी 2020 का ही क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या है, 1 ग्राम ऑफ परफोरेटेड कॉपर पाउडर was taken in China dish and heated। ठीक है, परफोरेटेड कॉपर पाउडर लिया गया। परफोरेटेड मतलब जो रस्ट फ्री है, कोरोडेड नहीं है, बिल्कुल भी एकदम प्योर है कॉपर। ठीक है, कॉपर पाउडर लिया गया चाइना डिश में, उसको हीट किया गया। ठीक है, तो अब व्हाट चेंजेस कैन बी सीन, देखिए यही ऑब्जर्वेशन, यहाँ ऑब्जर्वेशन पूछा जा रहा है। ठीक है, ऑब्जर्वेशन यहाँ पे पहले हमको लिखना है। फिर से दोबारा देखिए, व्हेन हाइड्रोजन इज पास्ड ओवर द हीटेड सब्सटेंस अ विजिबल चेंज इन सीन।
ठीक है, फिर विजिबल चेंज जो है वो देखने को मिला, वो विजिबल जो चेंज है वो भी लिखिए। इसके बाद राइट द केमिकल इक्वेशन, नेम एंड कलर ऑफ द प्रोडक्ट इन ईच केस। ठीक है, इतनी सारी चीजें यहाँ पे लिखनी है। तो देखिए ये रिएक्शन जो है रेडॉक्स रिएक्शन वाले टॉपिक में आपको टेक्स्ट बुक में मिलेगा। तो इसमें कॉपर को हीट किया गया है। ठीक है, तो अगर आप इसको देखिए, इसको क्या करेंगे हम, इसके बारे में जो हमको ऑब्जर्वेशन लिखना है उसको लिखने से पहले हम थोड़ा सा स्पेस छोड़ के यहाँ केमिकल रिएक्शन ही लिख लेते हैं। ठीक है, अगर हम केमिकल रिएक्शन लिखें, कॉपर को हीट किया गया इन द एयर, तो वो क्या करेगा, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा। हीटिंग करेंगे तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो कॉपर ऑक्साइड बनाएगा। देखिए कॉपर किस कलर का होता है, कॉपर ब्राउन कलर का होता है। ये हीट हुआ, ऑक्सीजन के साथ कॉपर ऑक्साइड फॉर्म किया। कॉपर ऑक्साइड किस कलर का होता है, ब्लैक कलर का होता है। तो ये हमारा फर्स्ट रिएक्शन है। इसके बाद दोबारा जो है इससे क्या किया गया, इससे हाइड्रोजन गैस पास किया गया। ठीक है, तो दूसरा जो रिएक्शन हमारे पास आएगा, कॉपर ऑक्साइड हीटेड सब्सटेंस है, इससे क्या पास किया गया, हाइड्रोजन। तो हम जानते हैं कि कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन क्या करेगा, इस ऑक्सीजन को डिस्प्लेस कर देगा। तो क्या बन जाएगा, यहाँ कॉपर अलग हो जाएगा और वाटर फॉर्म हो जाएगा। तो ये जो आपका ब्लैक कलर का सब्सटेंस था ये फिर किस में चेंज हो गया, ये ब्राउन कलर में चेंज हो गया। ठीक है, तो ये हो गया हमारे केमिकल रिएक्शंस। अब देखिए इससे हम ऑब्जर्वेशन लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं ऑब्जर्वेशन, जो हमसे पहले पूछा है कि व्हेन परफोरेटेड कॉपर पाउडर वाज हीटेड, ठीक है, तो इट विल टर्न ब्लैक। ठीक है, क्या हुआ कि जब हमने परफोरेटेड कॉपर पाउडर को हीट किया तो वो ब्लैक कलर में चेंज हो गया। यही ऑब्जर्वेशन हुआ ना, कॉपर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कॉपर ऑक्साइड बना दिया जो कि ब्लैक कलर का होता है। कितना आसान है। दूसरा ऑब्जर्वेशन वहीं से, ठीक है, यहां से अब जब उससे हाइड्रोजन पास किया तो फिर एक विजिबल चेंज सीन हुआ। क्या हुआ कि व्हेन हाइड्रोजन वाज पास्ड थ्रू heated substance, ठीक है, it regained its original color, जो क्या था, ब्राउन था। ठीक है, तो देखिए क्या हुआ कि जब परफोरेटेड कॉपर पाउडर को हीट किया तो वो ब्लैक में चेंज हो गया, ब्लैक कलर में। यही ऑब्जर्वेशन यहां आपको देखने को मिला। और जब हमने हाइड्रोजन गैस से पास किया तो उसने क्या किया, उसने अपना ओरिजिनल कलर फिर से रिगेन कर लिया जो कि ब्राउन था। ठीक है, तो ये ऑब्जर्वेशन आपको देखने को मिला। इसके बाद बोला केमिकल इक्वेशंस लिखने, हमने दोनों केमिकल इक्वेशंस लिख दिए। इसके बाद बोल रहे हैं कि नेम एंड कलर ऑफ प्रोडक्ट इन ईच केस, दोनों का नेम और कलर लिखना है प्रोडक्ट का। तो आप लिख सकते हैं, इसी के नीचे प्रोडक्ट लिख लीजिए। यहां प्रोडक्ट क्या है, यहां प्रोडक्ट है CuO यानी कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, अगर हम इसके कलर का बात करें तो इसका कलर क्या है, ब्लैक है, ब्रैकेट में यहां लिख सकते हैं। इसके बाद यहां पे अगर हम इसके प्रोडक्ट्स का बात करें इस रिएक्शन में, तो हमारे प्रोडक्ट्स क्या क्या हैं, हमारे प्रोडक्ट्स हैं कॉपर। ठीक है, इसको कॉपर बोलते हैं, पूरा नाम लिखना है, सिंबल लिख के नहीं छोड़ना है। और ये क्या है, वाटर। ठीक है, तो इसका कलर क्या हो जाएगा, इसका कलर हो जाएगा ब्राउन। इसका कलर क्या है, ये कलरलेस है। ठीक है, तो ये हो गया। जितना चीज हमको पूछा गया है हमको सब कुछ लिखना है, तो जाके आपको फुल मार्क्स मिलेगा। ठीक है, जो जो पूछा है एक एक पॉइंट को मेंशन करना इंपॉर्टेंट है, तो जाके मार्क्स मिलता है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। तो ये हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3, ये भी 2020 का ही क्वेश्चन है। तो यहाँ पे बोल रहे हैं आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एंड स्टेट द रीजन। ठीक है, मतलब आपको टाइप ऑफ रिएक्शन भी बताना है और वो रिएक्शन उस टाइप का क्यों है हुआ उसका रीजन भी देना है। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है। देखिए यहाँ पे आयरन ऑक्साइड है, एल्यूमिनियम रिएक्ट कर रहा है, एल्यूमिनियम क्या कर रहा है, आयरन को डिस्प्लेस कर रहा है और एल्यूमिनियम ऑक्साइड फॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो एल्यूमिनियम ने आयरन को डिस्प्लेस किया, एल्यूमिनियम ऑक्साइड फॉर्म किया। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है ना, जब डिस्प्लेसमेंट होगा, एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को हटा रहा है उसकी जगह से, तो क्या होगा,
डिस्प्लेसमेंट होगा, डिस्प्लेसमेंट हुआ तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, बहुत ही आसान है। रीजन यही लिखेंगे, सिंस एल्यूमिनियम डिस्प्लेसेस आयरन फ्रॉम आयरन ऑक्साइड, ठीक है, बस यही लिखना है। तो ये इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा वो रीजन। इसका दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरे क्वेश्चन में देखिए क्या हो रहा है कि NO3 जो है, मतलब PbNO3 KI के साथ रिएक्ट कर रहा है, PbI2 फॉर्म हो रहा है, KNO3 फॉर्म हो रहा है, ठीक है। लीड नाइट्रेट पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट कर रहा है, लीड आयोडाइड और पोटेशियम नाइट्रेट फॉर्म हो रहा है। तो भाई फिर वही है कि म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस हो रहा है ना, आई इसके पास जा रहा है और नाइट्रेट इसके पास जा रहा है, यही हो रहा है। जब म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है तो उसको क्या बोलते हैं, ये भी डिस्प्लेसमेंट ही है ना। कौन सा डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे दो चीजें डिस्प्लेस हो रही हैं। एक्चुअली में क्या हुआ कि जो आपका पोटेशियम है उसने लीड को डिस्प्लेस कर दिया, पोटेशियम ने लीड को डिस्प्लेस किया तो क्या हुआ, पोटेशियम नाइट्रेट बना लिया उसने यहाँ पे, ठीक है, पोटेशियम नाइट्रेट बन गया। अब लीड बोल रहा है, क्या बोल रहा है, लीड बोल रहा है कि मैं तो अकेला रह गया, और यहाँ पे क्या हुआ, आयोडाइड भी अकेला रह गया, तो लीड आयोडाइड जो है यहाँ फॉर्म हो गया। तो बस ऐसा ही होता है। तो जब यहाँ पे दो जगह पे डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो यही चीज आपको लिखना है, यहाँ पे रीजन लिखना है, क्योंकि यहाँ पे म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस हो रहा है, इसलिए ये क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। सी नंबर देखिए, इसका टाइप ऑफ रिएक्शन लिखना है। तो फिर देखिए, एक रिएक्टेंट है जो दो प्रोडक्ट्स में टूट रहा है, एक रिएक्टेंट दो प्रोडक्ट्स, कौन सा रिएक्शन, डीकंपोजिशन रिएक्शन है ना। और देखिए इस ट्राइंगल का क्या मतलब है, मतलब हीट हुआ है, तो कौन सा डीकंपोजिशन, थर्मल डीकंपोजिशन। यहाँ क्या लिखेंगे, थर्मल डीकंपोजिशन। रीजन क्या देंगे, सिंस जिंक कार्बोनेट स्प्लिट अप इनटू जिंक ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड ऑन हीटिंग, ठीक है, इसलिए क्या हुआ, ये थर्मल डीकंपोजिशन हुआ। करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है, इन इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर, ये जो क्वेश्चन है 2019 का क्वेश्चन है। तो इन इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, अच्छा इस क्वेश्चन को करने से पहले एक बात और, आपको आपके चैप्टर में जितनी एक्टिविटीज दी हुई हैं, स्पेशली इन योर टेक्स्ट बुक NCERT बुक में जो भी एक्टिविटीज दी हुई हैं केमिस्ट्री में, उनको आप ध्यान से पढ़िए, क्योंकि उससे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे अभी अगर हम देखें तो ये एक एक्टिविटी है, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, है ना, एक्टिविटी आपके बुक में दिया हुआ है। उस एक्टिविटी को अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो ये आंसर्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो यही कह रहे हैं कि एक्टिविटीज पढ़ना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनसे क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे, नेम द गैसेस लिबरेटेड एट एनोड एंड कैथोड। जब हम इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस है ना, उसका आसान सा एक केमिकल रिएक्शन है, पहले उसको लिख लेते हैं। आपका जो H2O मॉलिक्यूल है, जब हम उससे क्या पास करते हैं, जब हम उससे इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो क्या होता है, वो ब्रेक हो जाता है, किसमें, हाइड्रोजन गैस में और ऑक्सीजन गैस में, यही होता है। तो इसको बैलेंस कर लेते हैं, यहाँ पे 2, तो ये बैलेंस हो गया, ठीक है। तो देखिए अगर आपको बैलेंस करने में प्रॉब्लम है रिएक्शंस को, ठीक है, इतनी आसानी से अगर आप बैलेंस नहीं कर पाते हैं तो उसकी भी वीडियो आपको मिल जाएगी चैनल पे, ठीक है, प्लीज उसे देखें। उसे देखने से क्या होगा कि आप तुरंत, मतलब कह सकते हैं कि 5 से 6 सेकंड में छोटे छोटे इक्वेशंस को बैलेंस कर लीजिएगा, और इक्वेशंस अगर बड़े होंगे तो 10 से 15 सेकंड लगेगा, ठीक है, जरूर उसे एक बार देखें। तो यहाँ पे हम लोग कह रहे हैं, पूछ रहा है क्वेश्चन क्या, नेम द गैस लिबरेटेड एट एनोड एंड कैथोड, ठीक है। एनोड और कैथोड पे कौन कौन सा गैस लिबरेट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप बात करें तो एनोड कौन सा चार्ज होता है, एनोड जो होता है इलेक्ट्रोड, उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। कैथोड जो इलेक्ट्रोड है उस पर नेगेटिव चार्ज होता है ना। कैसे याद रखें इसको, याद रखने के लिए कैटायन एनायन याद होगा, कैटायन पॉजिटिव चार्ज आयन होता है, एनायन नेगेटिव चार्ज आयन होता है। तो कैटायन कैथोड के पास जाता है, कैट कैट कनेक्शन। तो कैटायन कैथोड के पास कैसे जाएगा, जब कोई जो आपका कैथोड है वो नेगेटिव होगा तभी ना, पॉजिटिव नेगेटिव के पास जाता है, ठीक है। तो कैथोड नेगेटिव होगा तो एनोड ऑब्वियसली पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारे दोनों इलेक्ट्रोड्स। तो अब इससे कैसे पता लगाएं कि किस इलेक्ट्रोड पे कौन सा गैस जाने वाला है। तो देखिए यहाँ पे इन दोनों गैसेस में इलेक्ट्रोपॉजिटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव आपको देखना है, ठीक है। ऑक्सीजन क्या है, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है वो तो कहाँ जाएगा, पॉजिटिव वाले इलेक्ट्रोड के पास जाएगा। यानी कि एनोड में कौन सा गैस आने वाला है, ऑक्सीजन गैस आने वाला है। कैथोड में कौन सा गैस आने वाला है, हाइड्रोजन गैस आने वाला है,
है ना, क्योंकि हाइड्रोजन आपका इलेक्ट्रोपॉजिटिव है तो वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड के पास जाएगा। सिंपल है, बहुत आसान है। ठीक है, तो यही आपका इसका आंसर हो गया पहले क्वेश्चन का। अब दूसरे क्वेश्चन में देखिए, दूसरे क्वेश्चन में कहता है व्हाई इज दैट द वॉल्यूम ऑफ गैस कलेक्टेड ऑन एन इलेक्ट्रोड इज डबल दैट ऑफ अदर इलेक्ट्रोड। कहता है कि दो इलेक्ट्रोड्स जो हैं, ठीक है, एक इलेक्ट्रोड पे आपका ऑक्सीजन गैस जमा हो रहा है, एक इलेक्ट्रोड पे हाइड्रोजन गैस जमा हो रहा है। तो वही बोल रहा है कि एक इलेक्ट्रोड पे जो है वॉल्यूम डबल है दूसरे वाले इलेक्ट्रोड के कंपैरिजन में। गैस का जो वॉल्यूम है एक इलेक्ट्रोड पे ज्यादा है, डबल है एक इलेक्ट्रोड के कंपैरिजन में। ऐसा क्यों है? ठीक है, तो ये आपको बताना है। तो पहले हमको यहाँ पे देखिए, इस क्वेश्चन के आंसर में हमको पहले ये रिएक्शन लिखना होगा, इसीलिए मैंने यहाँ लिख दिया था पहले कि इस रिएक्शन के थ्रू ही आप इसको बता सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमने जो रिएक्शन लिखा है उसमें कि दो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल ब्रेक हो रहा है, सॉरी दो वाटर का मॉलिक्यूल ब्रेक हो रहा है दो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल में और एक ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल में। टू मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर इज ब्रेकिंग अप इनटू या स्प्लिटिंग अप इनटू टू मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन एंड वन मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो यही चीज आपको लिखना है। क्या लिखना है? पहले हम ये रिएक्शन लिख देंगे, उसके बाद लिखेंगे फ्रॉम द अबव रिएक्शन वी कैन सी दैट टू मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर इज स्प्लिटिंग अप इनटू टू मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन एंड वन मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। सो द number of molecules of hydrogen is double that of oxygen. That's why the volume of क्या कहते हैं गैस collected on a electrode is double that of other electrode. बस ये आपको लिखना है। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा आंसर है। अगर हम बोले हिंदी में तो क्या बोल रहे थे कि दो आपके वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो दो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल और एक ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल में टूट जा रहा है। इसके कारण क्या हो रहा है कि जो आपका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है हाइड्रोजन का वो ऑक्सीजन से डबल हो गया। तो अगर डबल मॉलिक्यूल है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हाइड्रोजन का ऑक्सीजन से ज्यादा है तो वो वॉल्यूम भी ज्यादा ऑक्यूपाई करेगा, है ना। सिंपल सा बात है। इसीलिए जो है एक गैस का वॉल्यूम दूसरे गैस के वॉल्यूम का डबल होता है जब हम इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर करते हैं। तो आई होप समझ में आ गया होगा। अब अगर हम यहाँ सी देखें, व्हाट वुड हैपन इफ डिल्यूट H2SO4 इज नॉट एडेड टू वाटर। तो अगर आपने ये एक्टिविटी ध्यान से पढ़ा होगा तो आपको वहां पे दिखा होगा H2SO4 को हमने वाटर में डाला, 3 या 4 ड्रॉप्स डालते हैं हम लोग। क्यों डालते हैं? ताकि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सके। जो आपका प्योर वाटर है, डिस्टिल्ड वाटर इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। वो बैड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता तो ये रिएक्शन ही नहीं होगा, क्योंकि हमको तो इलेक्ट्रिसिटी पास करना है तो ना ये होगा। ठीक है, तो ये चीज नहीं होगा जब तक हम क्या नहीं करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करेंगे, और वाटर पास करने नहीं देगा। इसलिए हम क्या करते हैं, हम उसमें एसिड डाल देते हैं। एसिड डालने से क्या होता है कि एक सॉल्यूशन बन जाता है जो क्या करता है, जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने लग जाता है। तो यही चीज हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि अगर हम डिल्यूट H2SO4 को नहीं डालें, इफ वी क्या कहते हैं, डू नॉट ऐड या डज नॉट, इफ वी डू नॉट ऐड H2SO4 इन वाटर, द सॉल्यूशन विल नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड द रिएक्शन विल नॉट टेक प्लेस। बस इतना सा आंसर लिखना है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, तो ये 2018 का क्वेश्चन है। तो हमारे पास यहां देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 grams ऑफ सिल्वर क्लोराइड इज टेकन इन चाइना डिश एंड इज प्लेस्ड इन सनलाइट फॉर सम टाइम्स। ठीक है, क्या कह रहा है कि 2 ग्राम सिल्वर क्लोराइड लिया, एक चाइना डिश लिया है, उसमें क्या किया है, उसमें 2 grams ऑफ सिल्वर क्लोराइड यानी AgCl रख दिया। ठीक है, अब कह रहा है कि इज प्लेस्ड इन सनलाइट फॉर सम टाइम्स, कुछ देर के लिए उसको कहां रख दिया, डायरेक्ट सनलाइट में रख दिया। ठीक है, सनलाइट में रख दिया। अब व्हाट वुड बी द ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन क्या होगा ये बताना है। राइट द केमिकल इक्वेशन इन बैलेंस्ड फॉर्म, केमिकल इक्वेशन लिखिए बैलेंस फॉर्म में, और टाइप ऑफ रिएक्शन भी बताना है। ठीक है, तो देखिए केमिकल इक्वेशन अगर कभी भी आपको लिखने आए, ये वर्ड नहीं भी हो वहां पे, तो आपको उसको बैलेंस्ड फॉर्म में ही लिखना है। ठीक है, बैलेंस करके ही केमिकल इक्वेशन को लिखना है, चाहे हम कभी भी लिखें। ठीक है, चाहे वहां पे बोला हो या ना बोला हो। ठीक है, नहीं तो आपका मार्क्स वहां कट जाएगा अगर आप बैलेंस फॉर्म में उसको नहीं लिखते हैं तो। ठीक है, तो अब इसका हमको ऑब्जर्वेशन लिखना है। देखिए ऑब्जर्वेशन तो लिख ही देंगे। ऑब्जर्वेशन जब भी आपको लिखने आए तो ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या होता है, जो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं वहां, जो हमने देखा। ठीक है, जो हमने देखा, क्या हुआ वहां पे देखा, तो उसको आपको लिखना है। पर उसको लिखने से पहले हम यहाँ पे रिएक्शन लिख लेंगे। ठीक है, रिएक्शन लिख देने के बाद ऑब्जर्वेशन लिखना आसान होता है।
ठीक है, तो आप पहले रिएक्शन लिखेंगे। रिएक्शन क्या था हमारा, AgCl था, जो सनलाइट के प्रेजेंस में क्या होता है, AgCl सनलाइट के प्रेजेंस में स्प्लिट अप हो जाता है ना, क्या होता है, Ag और Cl2 में टूट जाता है, तो ये गैस के फॉर्म में बाहर निकल जाता है। देखिए क्या हो रहा है, इसको बैलेंस कर लीजिए, यहाँ 2 यहाँ 2, ये बैलेंस हो गया। ठीक है, तो AgCl जो है Ag और Cl में ब्रेक हो जाता है। तो अब देखिए यहाँ पे ऑब्जर्वेशन क्या होगा, ऑब्जर्वेशन ये हुआ कि अब AgCl Ag और Cl2 में टूट गया तो इसका जो कलर है वो यहाँ ग्रे हो जाएगा और ये तो निकल जाएगा, तो बस ये कलर आएगा। ठीक है, यानी सिल्वर का जो कलर है, तो ये ऑब्जर्वेशन होगा। अब ऑब्जर्वेशन क्या लिखेंगे, द कलर ऑफ सिल्वर क्लोराइड विल टर्न टू ग्रे। बहुत ही सिंपल सा ऑब्जर्वेशन है, जो कलर है सिल्वर क्लोराइड का वो ग्रे में चेंज हो जाएगा, यही हमारा ऑब्जर्वेशन है। देखिए एक बात और, जितने भी कलर वाले रिएक्शन है चैप्टर 1 में, इस चैप्टर में केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में, उनको आप एक पेज पे लिख लीजिए और साथ में अगर किसी रिएक्शन में फ्यूम्स बाहर निकल रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ऑब्जर्वेशन आपको लिखने आता है, तो ऑब्जर्वेशन में हम जो चीज देख रहे हैं वो हम लिख सकते हैं। ठीक है, जो चीज हम अपने आईज से देख रहे हैं, कलर चेंज देख सकते हैं, फ्यूम्स को बाहर निकलते हुए देख सकते हैं, तो ये चीज आप एक पेज पे सारे रिएक्शंस को लिख लीजिए और याद कर लीजिए। इससे क्या होगा, एग्जाम में मार्क्स आ जाएंगे अच्छे। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद ऑब्जर्वेशन हो गया, केमिकल रिएक्शन हो गया, बैलेंस फॉर्म में कर दिया हमने। इसके बाद टाइप ऑफ रिएक्शन। ठीक है, टाइप ऑफ रिएक्शन बताइए। टाइप ऑफ रिएक्शन, एक रिएक्टेंट दो प्रोडक्ट्स है ना, एक रिएक्टेंट स्प्लिट हो रहा है, टूट रहा है दो अलग अलग प्रोडक्ट्स में, तो क्या बोलते हैं ऐसे रिएक्टेंट को, ऐसे रिएक्शन को डीकंपोजिशन रिएक्शन, है ना, इसको हम डीकंपोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, कौन सा डीकंपोजिशन, फोटो डीकंपोजिशन। फोटो डीकंपोजिशन क्यों, क्योंकि सनलाइट के प्रेजेंस में हो रहा है। फोटो मतलब लाइट, है ना, जो अभी इससे पहले जो हमने इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर किया वो कौन सा रिएक्शन था, वो भी डीकंपोजिशन था, पर वो इलेक्ट्रिक डीकंपोजिशन था, है ना। वैसे ही अगर हम हीट से करेंगे तो थर्मल डीकंपोजिशन, तो ये फोटो डीकंपोजिशन है। डीकंपोजिशन मतलब ये होता है कि एक रिएक्टेंट स्प्लिट हो जा रहा है, टूट जा रहा है दो अलग अलग प्रोडक्ट्स में। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो ये क्वेश्चन यहाँ हो गया। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 और लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो ये 2018 का ही क्वेश्चन है। अब देखिए इसमें क्या बोल रहा है, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन द फॉलोइंग केसेस एंड राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, आपको आइडेंटिफाई करना है कौन सा रिएक्शन है। ये दो रिएक्शंस आपको यहाँ पे दिए हुए हैं, मतलब सेंटेंस में। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसका टाइप बताना है और इसको बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में लिखना है। ठीक है, तो चलिए पहले बैलेंस केमिकल इक्वेशन में लिखते हैं पहले रिएक्शन को। क्या बोल रहा है, जिंक रिएक्ट्स विद सिल्वर नाइट्रेट टू फॉर्म जिंक नाइट्रेट एंड सिल्वर। ठीक है, जिंक जो है वो सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्ट कर रहा है, जिंक नाइट्रेट फॉर्म हो रहा है और सिल्वर फॉर्म हो रहा है। तो हमको देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, जिंक, जिंक का सिंबल है Zn, सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर यानी Ag, नाइट्रेट यानी NO3, दोनों का वैलेंसी क्या है, 1 है। ठीक है, तो ये 1 इधर जाएगा, ये 1 इधर जाएगा। इसी तरह से कंपाउंड फॉर्म करना आप 9th क्लास में सीखे होंगे, तो बस ऐसे ही करना है। यहाँ पे आ जाएगा AgNO3। ठीक है, तो दोनों रिएक्ट कर रहा है, तो देखिए क्या फॉर्म हो रहा है, बोल रहा है जिंक नाइट्रेट फॉर्म हो रहा है। तो जिंक नाइट्रेट, जिंक का वैलेंसी 2 है, नाइट्रेट वैलेंसी 1 है, 1 इधर जाएगा 2 इधर जाएगा। 1 तो हम लिखते नहीं है, 2 को जरूर लिखेंगे। क्या लिखेंगे, ZnNO3 होल 2 प्लस साथ में देखिए यहाँ पे जो सिल्वर है वो रह गया, अलग हो गया। ठीक है, तो इसको बैलेंस करना है, तो चलिए ये बैलेंस भी हो गया। तो अब देखिए यहाँ पे तो आपका ये जिंक जो है वो क्या कर रहा है, इस रिएक्शन को समझना होगा तभी हम टाइप लिख सकते हैं। समझिए क्या कर रहा है, ये जिंक जो है इस सिल्वर को हटा दिया इस अपनी जगह से। ठीक है, जिंक बोला मैं सिल्वर को कि मैं तुमसे ज्यादा पावरफुल हूं, इसलिए उसने धक्का मार के उसको हटा दिया। अब हटा दिया तो सिल्वर की जगह जिंक आ गया और सिल्वर अलग हो गया। तो ऐसे टाइप ऑफ रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, है ना, जिसमें कि एक जो आपका रिएक्टेंट है, जो मतलब एलिमेंट है, ठीक है, ये वो क्या कर रहा है, वो दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस कर रहा है उसके कंपाउंड से।
ठीक है, तो ऐसे रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्यों ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ, क्योंकि जिंक जो है वो क्या है, ज्यादा रिएक्टिव है किससे, सिल्वर से, है ना। तो चलिए बी देखिए, अब पोटेशियम आयोडाइड रिएक्ट्स विथ लीड नाइट्रेट टू प्रोड्यूस पोटेशियम नाइट्रेट एंड लीड आयोडाइड। तो इसको अगर फिर से हम देखें, पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड यानी आयोडीन, पोटेशियम का वैलेंसी 1, आयोडीन का भी वैलेंसी 1, तो क्या हो गया, पोटेशियम आयोडाइड हो गया Ki। रिएक्ट विद लीड नाइट्रेट, तो लीड वैलेंसी 2, नाइट्रेट वैलेंसी 1, तो 1 इधर जाएगा 2 इधर जाएगा, तो क्या फॉर्म करेगा, PbNO3 होल 2। ठीक है, तो दोनों रिएक्ट कर रहा है, दोनों रिएक्ट कर रहा है, तो देखिए क्या फॉर्म कर रहा है, तो प्रोड्यूस पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट प्रोड्यूस हो रहा है, पोटेशियम नाइट्रेट। ठीक है, तो देखिए फिर वही होगा, KNO3 हो जाएगा, प्लस और क्या प्रोड्यूस हो रहा है, लीड आयोडाइड प्रोड्यूस हो रहा है। तो अगर हम लीड आयोडाइड देखें तो Pb वैलेंसी 2, आयोडीन वैलेंसी 1, 1 इधर जाएगा 2 इधर जाएगा, तो क्या हो जाएगा, PbI2 होगा। तो ये हो गया क्या, पोटेशियम आयोडाइड लीड नाइट्रेट के साथ रिएक्ट किया, पोटेशियम नाइट्रेट और लीड आयोडाइड फॉर्म किया। ठीक है, तो इस तरह से आप, अगर आपको वैलेंसीज याद हैं तो आप इस तरह से कंपाउंड फॉर्म कर सकते हैं, बहुत ही आसान है। तो यहाँ पे देखिए आप इस रिएक्शन को, अब इसका हमको टाइप लिखना है। इस रिएक्शन का अगर आप टाइप लिखना चाहते हैं तो कैसे लिखेंगे, पहले इसको समझना होगा। देखिए क्या समझ में आ रहा है, पोटेशियम आयोडीन को बोल रहा है कि मैं तुम्हारे साथ बोर हो गया हूं, मुझे एक नया पार्टनर चाहिए। ठीक है, तो पोटेशियम जो है आयोडीन को छोड़ के इस लीड को हटा के नाइट्रेट के साथ कंपाउंड फॉर्म कर लिया, है ना। अब लीड बेचारा अकेला रह गया, यहाँ आयोडीन भी अकेला रह गया, तो दोनों मिलके क्या कर लिए, दोनों ने कंपाउंड फॉर्म कर लिया। ठीक है, अच्छा इसको बैलेंस भी करना है, तो चलिए इसको बैलेंस कर लेते हैं। ठीक है, तो ये बैलेंस हो गया। तो हाँ, तो अब देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे पोटेशियम और नाइट्रेट कंपाउंड बना रहे हैं, लीड और आयोडीन कंपाउंड बना रहे हैं, यानी क्या हो रहा है, म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस हो रहा है ना, म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस हो रहा है। तो जब भी म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है तो कौन सा टाइप होता है, टाइप विद डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट था, ये डबल डिस्प्लेसमेंट है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे दो जगह डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, एक जगह लीड डिस्प्लेस हो रहा है, फिर लीड आयोडीन के साथ भी रिएक्ट कर रहा है, तो दो जगह पे डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, इसलिए क्या है, ये डबल डिस्प्लेसमेंट है। या सिंपली आप समझ सकते हैं कि म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस हो रहा है, इसलिए ये डबल डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारे 6 के 6 क्वेश्चन समझ में आए होंगे और आपको इससे पता लगा होगा कि एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, आंसर्स कैसे देने हैं ये भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इसके बाद और क्वेश्चंस नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि 2017 तक अगर हम बात करें तो वहां पे जो आपका बोर्ड एग्जाम्स थे वो 2 हाफ्स में होते थे। सितंबर तक ही हाफ ऑफ द सिलेबस पूछा जाता था और मार्च में बाकी आधा पूछा जाता था। तो इसलिए फाइनल एग्जाम्स के क्वेश्चंस में इस चैप्टर के और क्वेश्चन सब नहीं है, 18 तक ही थे, 18, 19 और 20 के क्वेश्चंस हमने यहाँ डिस्कस कर लिए। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वक्त आ गया उस क्वेश्चन का आंसर देने का जो स्टार्टिंग में पूछा गया था। क्वेश्चन ये था कि चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन गैस क्यों भरा होता है। आपने पढ़ा था ये चैप्टर में रैंसिडिटी के बारे में, है ना। रैंसिडिटी से प्रिवेंट करने के लिए, रैंसिडिटी क्या होता है कि जब फूड के साथ ऑक्सीजन रिएक्ट कर जाता है तो फूड क्या हो जाता है, मतलब उसका टेस्ट, उसका स्मेल सब चेंज हो जाता है। इसी प्रोसेस को हम रैंसिडिटी बोलते हैं। तो नाइट्रोजन एक इनर्ट गैस में से, मतलब बहुत कम रिएक्टिव है नाइट्रोजन, इसलिए नाइट्रोजन को चिप्स के पैकेट में भर दिया जाता है ताकि वो चिप्स के चारों तरफ नाइट्रोजन रहे तो वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट ना कर पाए। ठीक है, यही रीजन है कि चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन होता है, टू प्रिवेंट इट फ्रॉम रैंसिडिटी, उसको रैंसिडिटी को बचाने के लिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपने अब तक स्नैपसॉल्व का ऐप इंस्टॉल नहीं किया है तो उसे इंस्टॉल कीजिए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इंस्टॉल करने से क्या होगा कि आपके जो भी डाउट्स हैं फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में, मैथमेटिक्स में, सारे क्लियर हो जाएंगे। बस आपको एक स्नैप लेना है, एक पिक्चर लेना है डाउट का और आपको इंस्टेंटेनियस सॉल्यूशन मिल जाएगा उसका और आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। और ऐसे ही वीडियोस के लिए स्नैपसॉल्व के यूट्यूब चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें और हमारे फ्यूचर अपडेट्स के लिए बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें। थैंक यू।